मेरी क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैंने जो टॉपिक रखा है वो है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को कैसे हल किया जाए। मैं कुछ ऐसे टिप्स जो है आपको बताने वाला हूँ, जिन टिप्स को फॉलो करके आप वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में तुक्का न लगाकर वैज्ञानिक आधार पर उनको हल करने का प्रयास कर पाएंगे। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि जो भी टिप्स मैं आपको बता रहा हूं वो आप अच्छी तरह से समझ सकें, क्योंकि सारे टिप्स जो है एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो अंत तक जो है इस वीडियो को देखें और अंत तक आप पाएंगे कि यदि हम वैज्ञानिक आधार पर अपने वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें तो हमें तुक्का लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आने वाले दिनों में जो है, अभी अप्रैल में आपके पीएससी का प्रीलिम्स है, इसके अलावा जो है कई सारे एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम्स जो है वो होने वाले हैं। व्यापम प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा भी एग्जाम लिए जाने वाले हैं। एमपीपीएससी के भी कई सारे जो है एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम्स जो होने वाले हैं। देखिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को कैसे हल किया जाए, इससे पहले जो है कि मैं आपको सारे टिप्स बताऊं, उससे पहले जो है हम थोड़ा एग्जामिनेशन हॉल और बाकी परिस्थितियों के बारे में जो है थोड़ी सी बात। देखिए, अधिकांशतः ये होता है कि हम में से अधिकांश लोग एग्जाम से एक रात पहले जो है वो बहुत पढ़ते हैं, रात भर पढ़ते हैं, कई बार जो है रात भर जाग जाते हैं और उसका नतीजा ये होता है कि जिस दिन हमारा एग्ज़ाम होता है उस दिन हमारे सिर में दर्द हो रहा होता है, एंग्जाइटी हो रही होती है, एग्ज़ाम का प्रेशर वैसे ही बहुत ज़्यादा होता है, सिलेबस जो है हमें लगता है कि इतना सारा सिलेबस है, हम कैसे कर पाएंगे। और उसके बाद जब हम एग्ज़ाम हॉल में जो है पहुँचते हैं, एग्ज़ाम सेंटर के बाहर खड़े होते हैं, तो हम देखते हैं इतनी सारी भीड़ जो है वो खड़ी है और साथ ही जो है सभी के हाथों में बुक्स होती हैं, कोई कुछ पढ़ रहा है, कोई कुछ पढ़ रहा है। उस समय जो है एक नर्वसनेस जो है वो हमारे अंदर आती है कि इतने सारे लोग जो है ये पढ़ रहे हैं, हम नहीं पढ़ रहे। ये कई सारी बातें जो है, इन सब चीज़ों का जो एक मिला जुला जो दबाव होता है, इन सब चीज़ों का एक मिला जुला जो है, जो एक प्रभाव होता है, वो होता है हमारे अंदर एक दबाव उत्पन्न होना। हम प्रेशराइज हो जाते हैं। एग्ज़ाम हॉल में ये प्रेशर जो है हमारे सही प्रश्नों को भी गलत कर बैठते हैं। उससे इस दबाव की वजह से ही जो है हमारे सही प्रश्न भी जो है गलत हो जाते हैं। और मैं आपको सही बताऊं तो हम जो एग्ज़ाम देते हैं उसमें हमारे सिलेक्शन नहीं होने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण जो है हमारे सही प्रश्नों का गलत हो जाना है। देखिए, कठिन प्रश्न जो होते हैं, टफ़ क्वेश्चंस जो होते हैं, वो सभी के लिए टफ़ हैं, हमारे लिए भी टफ़ हैं और छात्रों के लिए भी टफ़ है। तो यदि उनमें से कोई प्रश्न हमारा गलत हो जाता है तो उससे जो है हमारे सिलेक्शन पर कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि सरल प्रश्न गलत हो जाते, मैं बार बार इस बात को अपने छात्रों को बताता रहा हूँ, आज फिर से एक बार जो है मैं उसी चीज़ को दोहरा रहा हूँ कि गलत प्रश्न, सही प्रश्न जो है, जो सरल प्रश्न है, उनको आप गलत न करें। क्योंकि एक सरल प्रश्न गलत करने का मतलब है आप कई हजार छात्रों से जो है आप पीछे चले जाएंगे। तो क्या होता है कि जो एग्ज़ाम हॉल का पूरा जो माहौल होता है, एग्जामिनेशन सेंटर का जो माहौल होता है, उन सब की वजह से जो है जो हमारे अंदर जो है हम प्रेशराइज हो जाते हैं। सबसे पहले तो जो है आप उस दबाव से मुक्त हों, और दबाव से मुक्त होने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप जिस दिन आपका एग्ज़ाम है उससे एक दिन पहले की रात जो है आप नींद अवश्य लें। क्योंकि नींद अगर हम लेते हैं, हमारा माइंड फ्रेश होता है तो हम में जो है रिकॉल करने की क्षमता जो है बढ़ती है और साथ ही साथ जो है हम अपने आप को जो है तरोताज़ा महसूस करते हैं, हमारे सिर में दर्द नहीं हो रहा होता, हम अपने आप को जो है फ्रेश फील करते हैं। दूसरी बात ये होती है कि एग्ज़ाम में जो है, एग्ज़ाम हॉल में जो आपको भीड़ दिखाई दे रही है, उस भीड़ में जो सोच आपकी है, जो आप सोच रहे हैं, वही कमोबेश जो है और दूसरे बच्चे भी सोच रहे हैं। इसलिए आप बिल्कुल ये ना सोचें कि इतनी भीड़ है, हमारा क्या होगा, हम किस तरह से जो एग्ज़ाम दे पाएंगे, क्वालिफाई हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। सारे बच्चे यही सोच रहे हैं। तो आप इस दबाव से भी बिल्कुल मुक्त रहें कि इतनी भीड़ है, हमारा क्या होगा, है ना। अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं और उनको जो है कैसे हल किया जाए, इसके बारे में। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि एग्ज़ाम में जो है जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें 3 स्थितियाँ बनती हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो प्रश्न जो है हमें आते हैं, हम उसका जवाब जो है आसानी से लगा सकते हैं। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो हमें बिल्कुल नहीं आते, हम उनका आंसर जो है नहीं दे पाते। और कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनमें हमें कन्फ्यूज़न है, हम जो है समझ नहीं पा रहे हैं कि ये प्रश्न जो है हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो उनमें जो है कन्फ्यूज़न की स्थिति रहती है। सबसे पहले जो है मैं बिल्कुल शुरू से जो है शुरू करता हूँ कि हमें जो है एग्ज़ाम में क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात जो है मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ही आपको जो है एग्ज़ाम में आपका आंसर शीट आपको मिलती है, आंसर शीट, क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट आपको मिलता है, सबसे पहले तो आप आंसर शीट जो होती है, क्वेश्चन पेपर जो होता है, उसको केयरफुली पढ़ें
और उसके बाद जो है जो आपकी बुकलेट होती है या जो आंसर शीट होती है उसमें प्रॉपर जो है जो भी कॉलम्स दिए हुए हैं, जो फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है वो जो है आप पूरी करें और उसको ध्यानपूर्वक पूरी करें, क्योंकि उनमें से कुछ भी गलती होती है तो वो फिर जो है हमारा पूरा का पूरा जो है, अगर एक भी गलती हुई तो आपकी आंसर शीट जो है वो चेक नहीं हो पाती है। तो आंसर शीट को जो है अच्छे से सारी फॉर्मेलिटीज जो है फिल करें। उसके बाद हमारे क्वेश्चन पेपर के लिए टाइमिंग हमें जो है 2 घंटे की टाइमिंग जो है हमें मिलती है। सबसे पहली बात तो यह है कि 2 घंटे की टाइमिंग मिलती है। अब हम में से अधिकांश छात्र क्या करते हैं कि हम में से अधिकांश छात्र जो है सीरियल वाइज, या तो जो हम शुरू से स्टार्ट करते हैं प्रश्नों को पढ़ना, 1 2 3 4 क्रम से लेकर 100 तक पढ़ते हैं, या फिर कई बार जो है छात्र उल्टा भी पढ़ते हैं, 100 99 98 97 इस तरह से भी जो है प्रश्नों को हल करने की कोशिश करते हैं। मैं बिल्कुल आपको ये सलाह नहीं दूंगा कि आप इस तरह से जो है प्रश्नों को हल करें। सबसे पहले तो जो है आप प्रश्न 2 घंटे का जो है आपका पूरा का पूरा जो है टाइम है, तो इस टाइम स्लॉट को जो है आप सरल प्रश्न, कन्फ्यूज़न वाले प्रश्न और कठिन प्रश्न, अर्थात कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो आपको आ रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो नहीं आ रहे हैं, और कुछ ऐसे जो कन्फ्यूज़न में हैं। सरल प्रश्नों के लीजिए अगर हम 2 घंटे मान लें तो 2 घंटे मतलब 120 मिनट होता है, तो क्या हम 120 मिनट को 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं? तो ऐसा बिल्कुल हम करें कि हम सबसे पहले तो जो है इस 2 घंटे को 120 मिनट को 3 भागों में डिवाइड करके और उस प्रश्न पत्र को हल करने की कोशिश करें। सरल प्रश्न जो है आप 30 मिनट में 30 मिनट्स जो है वो इन सरल प्रश्नों के लिए दे सकते हैं। आप कन्फ्यूज़न वाले जो प्रश्न हैं इन प्रश्नों के लिए आप 50 मिनट दे सकते हैं और 70 मिनट्स जो है वो कठिन प्रश्नों के लिए दे सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है आप जब प्रश्न पढ़ते हैं तो आप एक एक करके जो है प्रश्न पढ़ते हैं और जो प्रश्न जो है आपको सरल लगते जाएं आप पहले जो है उनको टिक करते जाएं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सरल प्रश्न जो है वो इतने भी सरल नहीं होते जैसा आपको दिखते हैं। कई बार सरल प्रश्नों में जो है एग्जाम सेटर पेपर सेटर जो होता है वो कुछ न कुछ ऐसी चीज़ डाल देता है कि उसमें आपसे गलती हो ही जाती है। जैसे आप यहाँ पर ही जो है एक प्रश्न यहाँ पर जो है दिख रहा है कि मध्य प्रदेश अपने वर्तमान स्वरूप में कब अस्तित्व में आया? 1/11/1956 अर्थात 1 नवंबर 1956, दूसरा ऑप्शन 31/10/2000, तीसरा ऑप्शन 1/11/2000 और चौथा ऑप्शन 26/1 सन 2000। जाहिर सी बात है कि इसमें से जो है 2 बहुत इंपॉर्टेंट जो ऑप्शंस हैं वो 1 नवंबर 1956 और 1 नवंबर सन 2000 है। अब क्या होता है कि हमने प्रश्न को पढ़ा और मैंने कहा ना कि अभी आप जो है एग्ज़ाम हॉल में प्रेशर में हैं और जैसे ही जो आप प्रेशर में होते हैं आपसे गलतियाँ हो जाती हैं। आपने प्रश्न में पढ़ा कि मध्य प्रदेश अपने वर्तमान स्वरूप में कब अस्तित्व में आया, आपके दिमाग में जो है 1956 जो है वो क्लिक कर रहा है और बस आपने जो है 1956 गोला भर दिया और गलती हो गई, क्योंकि प्रश्न में पूछा हुआ है कि मध्य प्रदेश अपने वर्तमान स्वरूप में कब अस्तित्व में आया, अपने वर्तमान स्वरूप में। तो जाहिर सी बात है कि इसका आंसर जो है 1 नवंबर सन 2000 होना चाहिए, क्योंकि वर्तमान स्वरूप जो है वो तो 1 नवंबर सन 2000 को ही हुआ ना। छत्तीसगढ़ जो है वो जब अलग हुआ मध्य प्रदेश से उसके बाद। इस तरह से जो है सरल प्रश्नों में जो है इस तरह से जो है हमसे गलतियां हो जाती हैं, इसका जो है ध्यान रखें। उसके बाद जो है सरल प्रश्न जो है आप एक एक करके जो है सरल प्रश्नों को करते जाएं और कन्फ्यूज़न वाले और जटिल प्रश्नों को जो है आप छोड़ दें अभी। उसके बाद जो है हम कन्फ्यूज़न वाले प्रश्नों की ओर चलेंगे। कन्फ्यूज़न वाले जो प्रश्न होते हैं उसके लिए हम 50 मिनट दे रहे हैं। और कन्फ्यूज़न वाले प्रश्न कैसे होते हैं? तो कन्फ्यूज़न वाले देखिए 1 लाइनर प्रश्न जो होते हैं वो तो ऐसे होते हैं कि या तो आपको आते हैं या फिर नहीं आते हैं, ठीक है। तो उसी में जो है या तो आपको आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ये 2 चीज़ें यहाँ। कन्फ्यूज़न वाले प्रश्न जो है जनरली ऐसे प्रश्न होते हैं जैसे कथन कारण वाले प्रश्न होते हैं। एक कथन दिया हुआ है, एक कारण दिया है और उसमें कहा गया ऑप्शन ए, कथन ए कथन जो है वो सही है, कारण भी सही है और कारण जो है कथन जो है वो कारण की व्याख्या कर रहा है। इस तरह से ऑप्शन बी, ए और आर दोनों ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। इस तरह से जो है आपको पता है कथन कारण वाले जो प्रश्न आते हैं उनका स्वरूप क्या होता है। इसी तरह से कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिनमें विकल्प दिए होते हैं। जैसे एक तो होता है कि एक प्रश्न जो है पूछ दिया गया और उस प्रश्न के जो है 3 कथन दे दिए गए और फिर विकल्प होते हैं कि इनमें से कथन क्रमांक 1 सही है, कथन क्रमांक 1 और 2 सही हैं, कथन क्रमांक 1, 2 और 3 तीनों सही हैं और कथन क्रमांक इनमें से कोई सा भी सही नहीं है।
एक तो जो है ये इस तरह का नेचर होता है प्रश्नों का। साथ ही एक नेचर इस तरह का होता है कि केवल 2 ही कथन दिए हैं और विकल्प में दिया गया है कथन 1 सही है, ऑप्शन नंबर बी कथन 2 सही है, ऑप्शन नंबर सी ना 1 ना 2 सही है और ऑप्शन नंबर डी दोनों सही हैं। अब इस तरह के प्रश्न जो होते हैं इनमें कई बार जो है कन्फ्यूजन की स्थितियाँ निर्मित होती हैं। तो देखिए अधिकांशतः जो है क्या होता है कि इस तरह के जो प्रश्न होते हैं, इस तरह के प्रश्नों को करने के लिए हम क्या करें। तो देखिए इस तरह के प्रश्नों को करने के लिए जो है वो रूल ऑफ एलिमिनेशन बहुत महत्वपूर्ण रूल होता है। ये कई रिसर्चेज के बाद जो है इस चीज़ को जो है वो बनाया गया, इस चीज़ को निर्मित किया गया है। रूल ऑफ एलिमिनेशन में हम ये करते हैं कि हम सबसे जो चारों विकल्प जो होते हैं उन चारों विकल्पों में से जो सबसे इररिलेवेंट विकल्प है उसको हम पहले निकाल देते हैं, उसको एलिमिनेट कर देते हैं। ये कैसे जो है हम एक एग्जाम्पल जो है मैं आपको इस प्रश्न के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। इनमें से किन जिलों का समूह बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है। अब 4 विकल्पों में से जो है सबसे इररिलेवेंट विकल्प जो है वो दुर्ग, रायपुर और राजनांदगांव है, क्योंकि ये सब छत्तीसगढ़ में है। दूसरा इररिलेवेंट विकल्प जो है वो राजनांदगांव, शहडोल और रीवा का है, क्योंकि राजनांदगांव जो है वो छत्तीसगढ़ में है। अब बचे जो है ये 2 ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ आपको क्वेश्चन सेटर अर्थात जो पेपर सेट कर रहा है व्यक्ति, उसकी मानसिकता को समझने की कोशिश करना है। वो हमेशा जो है आपकी सुविधा के लिए ही वो क्या करता है कि ऐसे प्रश्नों में ऑप्शन नंबर बी जो है वो आंसर में रखता है वो। और मैं आपको बता दूं कि 95% मामलों में जो है ऑप्शन नंबर बी जो है इस तरह के मामलों में जो है वो सही होता है। हमेशा नहीं, लेकिन हाँ अधिकांश मामलों में जो है ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होता है। तो आप जो है इस तरह के प्रश्नों में रूल ऑफ एलिमिनेशन का प्रयोग करते हुए जो है आप अपना आंसर जो है वो लगा सकते हैं। तो ये एक जो है बहुत सही तरीका होता है कि किस तरह से जो है हम प्रश्नों को कर सकते हैं। अब जब हम सिंपल क्वेश्चंस की बात करते हैं, जैसे यही सिंपल क्वेश्चन है, तो आप इस बात को ध्यान रखें कि क्वेश्चन सेटर जो है वो सबसे पहले क्या करता है कि ऑप्शन नंबर ए ऐसा रखता है जो सही आंसर से जो है मिलता जुलता हुआ होता है। और हमसे जो है यहीं पर गलतियां हो जाती है, इसीलिए जो है क्वेश्चन को बड़े अच्छे से ध्यान से पढ़ें, ऑप्शंस को, विकल्पों को जो है भी बड़े ध्यान से पढ़ना चाहिए और तभी जो है हमें आंसर लगाना चाहिए। अब एक क्वेश्चन का तरीका जो है, कुछ क्वेश्चन में जो विकल्प होते हैं उनमें से कुछ विकल्प ऐसे भी होते हैं जिसमें जो है सिमिलर तरह के जो है विकल्प होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं किसी साइंस के किसी क्वेश्चन में जो है ऑप्शंस जो हैं वो है डीएनए, आरएनए, माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम। अगर ये 4 ऑप्शन हैं तो यहाँ पर जो है आपको एलिमिनेट करना जो है किस तरह से होगा। तो देखिए यहाँ पर जो है इस प्रश्न में जो 2 एक जैसे विकल्प हैं, अर्थात किसी भी विषय से संबंधित जो 2 एक जैसी चीज़ें नज़र आ रही हैं, इनमें से ही जो है कोई ना कोई आंसर होगा। आप जो है इस बात को जो है बिल्कुल ध्यान रखें। जो इररिलेवेंट से जो है आपको ये दिख रहे हैं इनको आप डिस्कार्ड कर दें और उसके बाद इन दोनों में से जो है आंसर ढूंढने की कोशिश करें। एक तरीका यहाँ पर जो है वो ये भी होता है। इसी तरह से जब कभी जो है कुछ मिलते जुलते हुए से जो है वो ऑप्शंस होते हैं, जैसे हम अगर किसी एक मैथ्स के क्वेश्चन की बात कर लें और मैथ्स के क्वेश्चन में जो विकल्प हैं उसकी बात करें कि वो विकल्प जो है कैसे हैं। देखिए मान लीजिए कि मैथ्स का कोई क्वेश्चन पूछा गया और उसमें जो है विकल्प जो है वो कुछ इस तरह का है, -2, 12, 2 और 17। तो ऐसे में जो है ये जो 2 ऑप्शन हैं, इन 2 ऑप्शंस में से ही जो है आंसर के सही होने के जो है पूरे चांसेस होते हैं। तो इस तरह से भी जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप अपना दिमाग जो है इस तरह से भी जो है वो लगाएं कि किस तरह से जो है 2 सिमिलर विकल्प हैं और उन 2 सिमिलर विकल्पों पे फोकस करके आप जो है उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश करें। अब अधिकांशतः जो ये होता है कि कई बार प्रश्न कुछ ऐसे आ जाते हैं जिन प्रश्नों को हम एक बार देखकर और एक बार में ही जो है हम आंसर उसका जो है लगा लेते हैं। अर्थात हमारे दिमाग में जो है किसी प्रश्न को देखकर और पहली बार में जो आंसर स्ट्राइक करता है, आंसर दरअसल वही होता है। अब क्या होता है कि हमने जो है किसी प्रश्न को देखा और फिर जो है हमने क्या किया कि उसका आंसर लगाया, लेकिन मानव मन बहुत चंचल है। दूसरे क्वेश्चंस करने के दौरान
हमारा दिमाग जो है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पर है और हमें लग रहा है कि नहीं इसका आंसर ये होगा, या फिर जो है कहीं बी तो नहीं है, कहीं सी तो नहीं है, और फिर हम क्या करते हैं कि हम उस आंसर को काट करके, जो कि अलाउड भी नहीं है, अब तो पेन से जो है गोले भरने होते हैं, लेकिन फिर भी हम जो है किसी तरह से उसको काट कर और हम दूसरा आंसर भी लगा देते हैं। और 99% केसेज में जो है दोबारा माइंड चेंज के दोबारा किया गया जो आंसर होता है वो गलत हो जाता है। तो यहाँ पर जो है इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपका दिमाग जिस आंसर पे पहले स्ट्राइक करता है वही आंसर जो है वो सही है, ये हमेशा जो है आप याद रखें। अब कई बार जो है कुछ कन्फ्यूजन वाले प्रश्न ऐसे होते हैं जिनके बारे में हमें लग रहा होता है कि यार ये तो कहीं तो पढ़ा है, कहीं पढ़ा है लेकिन याद नहीं आ रहा है। तो आप ऐसे प्रश्नों को करने के लिए एक बेसिक सा तरीका ये होता है कि आप अभी उनको छोड़ दें और फिर जो है धीरे धीरे करके आप बाकी के प्रश्नों को करें। आपके दिमाग में वो प्रश्न जरूर चल रहा होगा, ये बात बिल्कुल तय है कि जैसे जैसे आप प्रश्नों में जो है आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपका दिमाग जो है उस प्रश्न में भी लगा रहेगा। और फिर कई बार ये हो सकता है कि आपका दिमाग जो है उस प्रश्न को रिकॉल कर ले, एक तो ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है, दूसरा तरीका ये होता है कि हम बेसिक से स्टार्ट करें। किसी भी कोई भी प्रश्न जो है हमसे पूछा गया है तो निश्चित रूप से जो है किसी न किसी चैप्टर से, किसी न किसी टॉपिक से तो पूछा गया है, तो हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि कहाँ किस चैप्टर से जो है ये प्रश्न पूछा गया है, फिर उस चैप्टर के किस टॉपिक का ये प्रश्न है ये आप देखें, फिर आप देखें कि इस टॉपिक का जो है जो सब टॉपिक था वो क्या था। तो इस तरह से बेसिक करते हुए, बेसिक से लेते हुए जो है धीरे धीरे करके जो है हम उसके मूल में पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं। और अगर आपने थोड़ा बहुत भी उसके बारे में जो है कुछ पढ़ा हुआ है तो निश्चित रूप से फिर जो है वो धीरे धीरे करके ये चीज़ जो है आपको ज़रूर याद आ जाएगा और आप जो है सही आंसर के काफ़ी करीब जो है वो पहुँच पाएंगे। तो अक्सर जो है ये होता है कि कुछ कन्फ्यूजिंग वाले प्रश्न होते हैं जो प्रश्न में नहीं आते हैं। एग्जाम में प्रेशर के दौरान जो है हम अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100 करते हैं और कोई ना कोई जो है तुक्का लगाकर चले आते हैं, जिसमें संभावना ये रहती है कि 99% तो वो क्वेश्चन हमारा गलत होगा। लेकिन अगर आप जो है जो टिप्स मैंने आपको बताए, अगर इस तरीके से जो है आप प्रश्नों के आंसर जो है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करें, रूल ऑफ एलिमिनेशन, सिमिलर टाइप के विकल्प, और इस तरह से जो है अगर आप चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करें, ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व करने की कोशिश करें, तो शायद आप जो है सही आंसर के काफ़ी करीब पहुंच पाएंगे। और अगर इस तरह से जो है कन्फ्यूजिंग वाले प्रश्न या नहीं आ रहे हैं जो प्रश्न, उनमें से कुछ प्रश्न भी जो है अगर आपके सही हो जाते हैं तो ये इससे आपको जो है काफ़ी बड़ा एडवांटेज मिल जाता है। सबसे लास्ट में जो है मैं आपसे यही कहूँगा कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रैक्टिस। देखिए, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा जो है आपके प्रश्नों के सही होने के चांसेस बढ़ेंगे। आप ये मान कर चलिए कि आप जितना ज़्यादा जो है MCQs की प्रैक्टिस करते हैं उतना ज़्यादा जो है आप में कॉन्फिडेंस आता है। जो MCQs आपने कर रखे हैं अगर वही एग्ज़ाम में आ जाते हैं या उससे सिमिलर भी जो है चीज़ें एग्ज़ाम में आ जाती हैं तो आप उसको बड़ी आसानी से हल कर पाते हैं। लेकिन जो थ्योरी आपने रट रखी है, जो थ्योरी आपने पढ़ रखी है, उसमें से अगर आपको जो है कोई नया क्वेश्चन एकदम बन जाता है और उसमें से आपको आंसर ढूंढना होता है तो आपको निश्चित रूप से समस्या आती है। ये बात बिल्कुल मान कर चले। तो इसीलिए आप कोशिश करें कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रैक्टिस हो सके उतनी प्रैक्टिस जो है करने की कोशिश करें। कहा भी गया है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी ज़्यादा बार आप कोशिश करेंगे उतनी ज़्यादा जो है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा क्वेश्चंस जो है सॉल्व कर पाएंगे और उतनी ज़्यादा जो है इस बात की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी कि आपके आंसर जो है वो सही हो। तो ये कुछ टिप्स जो है मैंने आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करने के लिए जो है दिए। आप इनको फॉलो करके आप इनको फॉलो करें और साथ ही साथ जो है प्रैक्टिस ज़रूर करें, क्योंकि प्रैक्टिस जो है वही सब कुछ है। मैं कोशिश करूंगा अभी अप्रैल में जो है जो आपके प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम के लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रैक्टिस सेशन जो है ले पाऊँ, ऐसी मैं कोशिश करूंगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ जो है प्रैक्टिस के मैं आपको जो है उपलब्ध कराने की कोशिश करूंगा। तो आज की इस क्लास में जो है इतना ही। मिलते हैं अगली प्रैक्टिस सेशन। नेक्स्ट जो वीडियो मेरी आएगी वो प्रैक्टिस सेशन की वीडियो होगी, वो ज़रूर देखें आप। सिंपल प्रश्नों को किस तरह से हल करना चाहिए, सिंपल प्रश्नों के ऊपर भी जो है कितना फोकस हमें करना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है आपको उस वीडियो में जो है मिलेंगी, जो प्रैक्टिस सेशन की वीडियो होगी उसमें। तो आज के क्लास में इतना ही। मिलते हैं एक और बेहतर से क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।